महर का अगला भाग सुनते हैं। आप सबको कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। लेकिन ये संकल्प मुझे रास नहीं आया। हर बार नई मुसीबतों से दो चार होना पड़ा। सबसे पहले तो प्रतिदिन बर्तनों और कपड़ों का गुम होना आरंभ हुआ। कभी चम्मच गायब, कभी कटोरी गायब, तो कभी मेरी जुराबें ही गायब। खर्चे वो तो अत्यधिक बढ़ गए। यदि पहले 10-15 रुपए की घी में पूरा महीना निकल जाता था, तो अब 25 का लगने लगा और फिर भी कम पड़ने लगा। नौकरानी है कि हर समय अपने पिछले स्वामी, उस राय साहब या जज साहब की बड़ाई का गीत गाती रहती है। वहाँ ये होता था, वो होता था, वहाँ तो घी कनस्तरों से आता था, वहाँ तो नौकरों को मलाई खाने को मिलती थी। इस प्रकार मेरी नाक के नीचे घी नालों में बहाया जाने लगा, अर्थात आराम कम और खर्च अधिक हो गया। हर समय की बकबक ऊपर से। घर घर न रहकर कुरुक्षेत्र बन गया। पूरी 5 नौकरानियां बदली मैंने। पहली नौकरानी जो मिली उसका नाम था जमुना। उसका अवस्था कोई 20-22 वर्ष की रही होगी। आप उसे रूपसी या अप्सरा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो शिष्ट अवश्य थी, सलीके से रहती थी और उसकी आंखों में एक परिश्रमी चमक भी थी। थोड़ी चंचल सा थी, यद्यपि कोई विशेष बात नहीं हुई। मैंने कभी मर्यादा नहीं लांघी, लेकिन देवी जी को यानी मेरी पत्नी को उससे अकारण ही शिकायत रहने लगी। वे कहती, मैं देखती हूँ तुम अब दफ्तर देर से जाते हो, और ये डाकखाने की नौकरी में देरी और जल्दी कैसी, वहाँ तो घंटा बजता है। दूसरी शिकायत ये हुई कि तुम जमुना की ओर बहुत देखते हो, हर समय उसी से बातें करते रहते हो। जमुना पानी ला, जमुना जूता ला, जैसे मैं तो घर में हूँ ही नहीं। लेकिन मुझे इसमें कोई असामान्य बात नहीं लगी। नौकरानी है तो काम तो उसी से मंगवाऊंगा ना। लेकिन जब ये संदेह का कीड़ा बढ़ते बढ़ते कष्ट, कलह और शोक तक पहुंच गया और घर में रोज महाभारत होने लगी, तो मैंने अंततः शांति के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया। बेचारी जमुना रोती हुई गई, पर मेरा घर बच गया। इसके पश्चात मैंने अक्ल लगाई। मैंने ढूंढकर एक बुढ़िया रखी, ताकि घर में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना हो और पत्नी जी को कोई खतरा महसूस ना हो। लेकिन ये प्रयोग भी असफल रहा। वो बुढ़िया इतनी कमज़ोर थी कि उससे ना तो पानी से भरा कोई बर्तन ही उठता था, ना वो पलंग ही खिसका सकती थी। वो तो बस हड्डियों और खाल का एक थैला भर थी। खांसती रहती थी हमेशा। सच पूछिए तो उसे स्वयं ही एक सेवक की आवश्यकता थी। बहरहाल लल्लू जी की माँ को उससे कोई आराम नहीं मिला। उल्टा उन्हें बुढ़िया की भी सेवा करनी पड़ती थी। अरे दाई माँ, तुम बैठो, मैं कर लेती हूँ। उन्हें पहले जितना काम करना पड़ता था, अब भी उतना ही करना पड़ता था। लेकिन बीच में मेरी बेवकूफ़ी से मेरी जेब कटी। संक्षेप में ये कि अंततः उसे भी पेंशन देकर नौकरी से निकाल दिया गया। अब एक मध्यम आयु वाली की खोज आरंभ हुई। नौकरानी उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के माध्यम से एक 40 वर्षीय नौकरानी की खोज हुई। उससे पहले अनेक सेविकाएं आईं और चली गईं। कहती, हम तो मेम साहबों के यहाँ काम करते हैं, जहाँ मशीन से कपड़े धुलते हैं। इस पर जब दूसरी मेहरी आई तो मैंने हताश होकर कहा, देखो भाई, काम तो कुछ नहीं है, केवल पलंग बिछाकर पड़े रहना होगा और थोड़ा बहुत बच्चों को देख लेना। वो मुझे पागल समझकर चली गई। विचित्र दशा है, यदि काम लेता हूं तो नौकर नहीं रहता, यदि कहता हूं कि कोई काम नहीं तो वे समझते हैं कि घर में कुछ गड़बड़ है। खैर, हफ्ते पखवाड़े की खोज के पश्चात एक और मिली, जिसका नाम था चंपा, जिस पर ना किसी प्रकार का संदेह हो सकता था, क्योंकि वो काफ़ी तेज दर्रार और सांवली थी और जो कामचोर भी नहीं थी। हर प्रकार से अपनी बुद्धि से भली प्रकार सोच विचार कर उसे नौकर रखा। थोड़े समय में पता चला कि ये औरत जब चाहती अच्छा काम करती, बिजली की तरह हाथ चलाती, और जब ना चाहती तो दिन भर पड़ी रहती, कुछ ना करती। ऊपर से ये कि जब जी में आता धृष्टता करती, जबान लड़ाती। एक दिन की घटना सुनिए। देवी जी ने थाली में मिट्टी और मिट्टी में पंजे का निशान देखा। शायद चंपा ने गंदे हाथों से थाली छुई थी। तो उससे पूछा, चंपा, ये थाली तो बहुत मैली है, तूने धोई नहीं क्या? चंपा ने टपक से बिना डरे बोली, ये तो साफ पंजे और उंगलियों के निशान हैं, मैं ही क्या, सभी देख सकते हैं। मगर ये मेरी नहीं है, हुमा की है। ये मेरी बड़ी लड़की का नाम है। लड़के तो इस घर में मिट्टी से खेला ही करते हैं, उन्हीं के हाथ लग गए होंगे। तुम तो मुझे को बोलती रहती हो, मेरी गलती तो कभी दिखती ही नहीं। देवी जी का पारा चढ़ गया। जबान संभाल कर बात कर, ये महीना पूरा हो ले तो निकाल देंगे तुझे। चंपा ने हंसकर व्यंग से कहा, तुम क्या बर्खास्त करोगी? मैं खुद ही थोड़े दिनों में नौकरी छोड़ने वाली हूँ, केवल अपना सुभिता देख रही थी। मेरा आदमी हैरान है कि मैं इतने दिनों यहाँ कैसे रही।
वे तो शुरू से ही इस घर के खिलाफ थे। कहते थे, उन बाबूजी के यहाँ मत जा, वे बहुत कंजूस है, यहाँ किसी नौकर का गुजारा हो ही नहीं सकता। सब चीज़ों पर ताले और मोहरे लगी हैं, घी नपातुला मिलता है, शक्कर गिनकर मिलती है, सूखी तनख्वाह ही तनख्वाह है, ऊपर की कमाई एक पैसा नहीं टिक सकती। जब मैं शाम को थका हारा दफ्तर से आया तो मुझे ये गृह युद्ध की बात पता चली। पत्नी ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। मैंने शांति बनाए रखने के लिए ये कहकर टाल दिया कि तुम्हें नौकर नहीं रखना है तो निकाल दो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जो मैंने लल्लू जी की माँ के साथ किया, उस तटस्थता पर मुझे बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। मुझे उनका पक्ष लेना चाहिए था। खैर, उस समय तो ये बात आई गई हुई और मैंने चंपा को थोड़ा डांट टपट कर समझा दिया। फिर कुछ दिनों तक युद्ध विराम के साथ काम चलता रहा। फिर एक दिन की बात सुनिए। देवी जी ने 10 बार चंपा चंपा पुकारा, गला भाड़ लिया। वो नीचे आंगन में थी, सुन रही थी लेकिन बोली नहीं। चंपा सुनती है लेकिन बोलती नहीं, गूंगी बन गई। तब देवी जी गुस्से में नीचे आईं और उससे कहा, तुझे 50 आवाजें दी, तूने जवाब न दिया, क्या कान फूट गए हैं तेरे? चंपा ने बड़ी मासूमियत से पर शरारत भरे अंदाज में कहा, अरे बीबी रहने दो, क्यों झूठ बोलती हो? तुमने 10 बार ही तो पुकारा और 50 बार कहती हो, गणित भी नहीं आता क्या? और फिर तुमने ही तो कहा था कि निकाल देंगे, और आज पहली तारीख है। अब मैं तो निकली हुई हूँ, अब मैं क्यों बोलूं? मैं तो बेगानी हूँ। देवी जी गुस्से से आग बबूला होकर पैर पटकती हुई ऊपर चली आईं। चंपा उत्तर देने में बिजली थी, हाजिर जवाब। बेचारी पर्दे में रहने वाली सीधी साधी देवी जी चुप होकर कि कहीं मैं फिर न कह दूं कि तुम ही लड़ती हो, गुस्सा पी जाती और मुझसे कुछ न कहती। मेरा कमरा भली प्रकार साफ न होता, धूल जमी रहती, और यदि वे कुछ कहती तो चंपा कहती कि कौन बड़ा साफ कमरा है, महल थोड़े ही है, इतना ही तो है। एक दिन चंपा ने मेरे कीमती चीनी मिट्टी के गुलदान तोड़ डाले। वे मुझे बहुत प्रिय थे। देवी जी ने पूछा तो कहा, लड़कों ने तोड़े हैं, वे क्रिकेट खेल रहे थे। देवी जी ने कहा, झूठी, लड़के इनको कभी नहीं छूते, वे तो स्कूल गए थे। चंपा ने ढिठाई से कहा, तो साफ मैंने ही तोड़े, फांसी चढ़ा दोगे क्या? मुझे कब कहा था कि गुलदान न तोड़े? शीशे के बर्तनों को कहा था कि संभाल कर रखना, सो आज तक एक भी शीशा नहीं टूटा है। ये तो मिट्टी का था, और फिर जो काम करेगा उससे टूट फूट भी होगी, मुर्दे से थोड़े ही कुछ टूटता है। मैं यथासंभव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता हूँ। क्या करूं? दिन भर दफ्तर की हाय हाय, शाम से घर की परेशानियां। अगर घर आकर भी पुलिसमैन बन जाऊं तो जिए कैसे? इसलिए मैंने माफ कर दिया। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। मैंने कहा, चंपा, मेरे जूते में कील निकल आई है, चलने में चुभती है, इसको किसी भारी चीज से ठोक दे। वो चुप रही, खड़ी रही। शायद मन में ये सोच रही होगी कि जिस समय नौकर रखा था उस समय ये नहीं कहा था कि ये मोची का काम भी उसी के जिम्मे होगा। मैं मेहरी हूँ, मोची नहीं। शायद इसी सिद्धांत के विचार से उसने उसमें हाथ तक नहीं लगाया। मुझे सुबह को कील वैसी ही बल्कि और उभरी हुई मिली। मैंने जूता पहना तो चीख निकल गई। मैंने उससे पूछा, अरे तूने कल शाम को जो कील दबाई थी वो रात में फिर निकल आई या तूने छुई ही नहीं? तो वो बड़े दार्शनिक अंदाज में उत्तर देती है, बाबू जूते पुराने हैं, घिस गए हैं, चमड़ा गल गया है, कहाँ तक चलें? इनको बदल डालो और अच्छे दाम के बाटा के जूते ले लो कि कुछ चले। गरीबों के जूते कब तक पहनोगे? इस भांति जब मेरा नाक में दम आ गया, जब मुझे लगा कि मैं मालिक नहीं बल्कि चंपा मेरी मालकिन है और मैं उसके नखरे उठा रहा हूँ, तो मैंने उसे निकाल दिया। पूरा हिसाब किया और हाथ जोड़कर विदा किया, और फिर कसम खा ली कि अब कोई मेहरी नहीं रखूंगा। इस प्रकार खोया हुआ चैन अपने ही आप मिल गया। घर में फिर से शांति आ गई। पत्नी भी खुश, मैं भी खुश, खर्च भी कम हो गया। सच है, अब नौकरों का समय नहीं रहा। वे दिन गए जब नौकर परिवार का हिस्सा होते थे। आज के ज़माने में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना सर्वश्रेष्ठ नौकर है। अपना काम खुद करो और राजा की तरह रहो।